आइए अब बात करते हैं चैप्टर 1 द पावर ऑफ कॉन्टिन्यूअस लर्निंग की। इसमें हम समझेंगे कि लगातार सीखते रहना क्यों जरूरी है, ये सोच कैसे बनती है और ये रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह धीरे धीरे बेहतर बनाती है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि सीखना कोई एक बार होने वाली चीज नहीं है। स्कूल, कॉलेज या किसी कोर्स के साथ सीखना खत्म नहीं हो जाता। असल में सीखना एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है जो पूरे जीवन साथ रहती है। जब इंसान ये मान लेता है कि उसे सब कुछ नहीं आता और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। ये चैप्टर इसी माइंडसेट को आसान भाषा में समझाता है। मुख्य आइडिया ये है कि जो लोग कॉन्टिन्यूस लर्निंग को अपनी आदत बना लेते हैं, वे बदलती दुनिया के साथ खुद को अपडेट रख पाते हैं। दुनिया हर दिन बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। ऐसे में वही लोग आगे रहते हैं जो नई चीजें सीखने से डरते नहीं हैं। सीखना सिर्फ नई स्किल सीखना नहीं होता, बल्कि नई सोच, नया नजरिया और नई समझ बनाना भी होता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सीखने का मतलब हमेशा किताबें पढ़ना या डिग्री लेना नहीं होता। कभी कभी सीखना दूसरों को देखकर, अपनी गलती से या किसी साधारण अनुभव से भी होता है। जब इंसान हर सिचुएशन को सीखने का मौका मानता है, तब छोटी छोटी बातें भी बड़ा असर डालने लगती हैं। यही सोच धीरे धीरे इंसान को ज्यादा फ्लेक्सिबल और ओपन बना देती है। एक और जरूरी बात यह है कि कॉन्टिन्यूअस लर्निंग इंसान को कॉन्फिडेंट बनाती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। जब इंसान सीखता रहता है तो उसे पता रहता है कि अभी और सुधार की गुंजाइश है। इससे अहंकार कम होता है और जिज्ञासा बनी रहती है। जिज्ञासा ही सीखने की असली ताकत है, क्योंकि वही इंसान को सवाल पूछने और गहराई में जाने के लिए प्रेरित करती है। अक्सर एक गलतफहमी होती है कि सीखना मुश्किल और थकाने वाला होता है। इस चैप्टर में साफ किया गया है कि सीखना तभी भारी लगता है जब उसे मजबूरी बना दिया जाए। अगर सीखने को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए तो ये नेचुरल लगने लगता है। हर दिन थोड़ा सा सीखना बिना प्रेशर के लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। एक और गलत समझ ये होती है कि उम्र बढ़ने के साथ सीखना मुश्किल हो जाता है। सच ये है कि सीखने की स्पीड अलग हो सकती है, लेकिन सीखने की क्षमता कभी खत्म नहीं होती। जब माइंड ओपन रहता है और सीखने की इच्छा बनी रहती है, तब उम्र रुकावट नहीं बनती। ये चैप्टर इसी सोच को तोड़ता है और बताता है कि सीखना किसी भी उम्र में संभव है। रियल लाइफ में ये आइडिया कई तरह से लागू होता है। काम के क्षेत्र में नई स्किल सीखना, पर्सनल लाइफ में खुद को बेहतर समझना, रिश्तों में दूसरों को समझने की कोशिश करना, ये सब कॉन्टिन्यूअस लर्निंग के ही रूप है। जो इंसान सीखते रहना बंद कर देता है, वो धीरे धीरे रिपीट मोड में जीने लगता है। वहीं जो सीखते रहता है, उसकी जिंदगी में नयापन बना रहता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि सीखने के लिए परफेक्ट कंडीशन का इंतजार करना सही नहीं है। सीखना वहीं से शुरू होता है जहां इंसान है, जैसे भी हालात हैं। छोटे स्टेप्स, छोटे बदलाव और रोज की थोड़ी सी कोशिश मिलकर एक मजबूत सीखने की आदत बनाते हैं। अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ देता है कि कॉन्टिन्यूअस लर्निंग कोई रेस नहीं है। ये किसी से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए है। जब सीखना जिंदगी का नेचुरल हिस्सा बन जाता है, तब ग्रोथ अपने आप होने लगती है, बिना शोर के, बिना जल्दबाजी के, बस लगातार। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 2 मास्टरिंग डीप फोकस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि आज की दुनिया में फोकस इतना मुश्किल क्यों हो गया है और डीप फोकस असल में होता क्या है। ये चैप्टर इस बात से शुरू होता है कि आज का माहौल लगातार ध्यान तोड़ने वाला बन चुका है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, मैसेज, ईमेल और हर समय कुछ नया देखने की आदत ने दिमाग को बिखरा हुआ बना दिया है। दिमाग को अब शांति से एक ही चीज पर टिककर काम करने की आदत नहीं रही। डीप फोकस का मतलब है बिना टूटे, बिना भटके, पूरी मानसिक मौजूदगी के साथ किसी एक काम में डूब जाना। यह सतही ध्यान से बिल्कुल अलग है, जहां काम तो हो रहा होता है, लेकिन दिमाग बार बार इधर उधर चला जाता है। चैप्टर में यह समझाया गया है कि डीप फोकस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। ये एक स्किल है जिसे धीरे धीरे बनाया जाता है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज की जाती है, वैसे ही दिमाग को फोकस के लिए ट्रेन किया जा सकता है। समस्या ये नहीं है कि लोग फोकस नहीं कर सकते। समस्या ये है कि उन्होंने कभी उसे प्रैक्टिस ही नहीं किया। एक अहम बात ये बताई जाती है कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहर से नहीं आते, बल्कि अंदर से भी आते हैं।
बार बार फोन चेक करने की इच्छा, बिना वजह सोचते रहना, जल्दी रिजल्ट चाहना, ये सब अंदरूनी डिस्ट्रैक्शंस है। जब दिमाग किसी काम में थोड़ी सी बोरियत महसूस करता है तो वो तुरंत आसान और मजेदार चीज की तरफ भागना चाहता है। यही आदत डीप फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। चैप्टर ये भी साफ करता है कि मल्टीटास्किंग एक गलतफहमी है। कई लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जबकि सच ये है कि दिमाग बार बार स्विच करता है और हर स्विच में एनर्जी और क्लैरिटी दोनों कम होती जाती हैं। डीप फोकस में एक समय पर एक ही काम किया जाता है और वही काम बेहतर क्वालिटी के साथ पूरा होता है। यह भी समझाया गया है कि डीप फोकस क्यों जरूरी है। जो काम दिमागी मेहनत मांगते हैं, जैसे सीखना, लिखना, प्लान बनाना या किसी स्किल में आगे बढ़ना, वे सब बिना गहरे ध्यान के ठीक से नहीं हो सकते। सतही ध्यान से सिर्फ औसत रिजल्ट आते हैं, जबकि डीप फोकस से असली ग्रोथ होती है। यही फर्क धीरे धीरे लोगों को भीड़ से अलग करता है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि डीप फोकस के लिए घंटों बैठना जरूरी है। चैप्टर बताता है कि शुरुआत छोटे समय से होती है। पहले 10 या 15 मिनट भी अगर बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी काम पर ध्यान लगाया जाए तो वो भी डीप फोकस की दिशा में एक कदम है। धीरे धीरे दिमाग उस शांति और स्पष्टता को पहचानने लगता है। रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल बहुत साधारण तरीके से किया जा सकता है। फोन को दूर रखना, काम के लिए तय समय बनाना और खुद को बार बार याद दिलाना कि अभी सिर्फ यही काम करना है। ये कोई सख्त नियम नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुशासन है। जब दिमाग को साफ सीमा मिलती है तो वो ज्यादा रिलैक्स होकर काम करता है। चैप्टर के अंत में ये समझ आता है कि डीप फोकस किसी खास लोगों की चीज नहीं है। ये उस इंसान के लिए है जो अपने दिमाग की कद्र करना सीखना चाहता है। आज की तेज और शोर भरी दुनिया में गहराई से ध्यान लगाना एक शांत लेकिन ताकतवर स्किल बन चुका है। जो इसे धीरे धीरे अपनाता है, उसके काम में साफी, आत्मविश्वास और संतोष अपने आप आने लगता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 3, थिंकिंग शार्पर बाय आस्किंग बेटर क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सही सवाल कैसे सोच को तेज बनाते हैं और सवाल पूछने का तरीका कैसे दिमाग की क्वालिटी बदल देता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि इंसान की सोच सिर्फ जवाबों से नहीं, बल्कि सवालों से बनती है। अक्सर ऐसा होता है कि दिमाग किसी भी सिचुएशन में तुरंत जवाब ढूंढने लगता है, बिना ये देखे कि सवाल सही है या नहीं। यहां समझाया गया है कि अगर सवाल गलत है तो सही जवाब भी बेकार हो जाता है। इसलिए सबसे पहला काम होता है सवाल की क्वालिटी सुधारना। जब सवाल साफ, सटीक और सही दिशा में होता है, तब सोच अपने आप क्लियर होने लगती है। इस चैप्टर का एक मुख्य आइडिया यह है कि ज्यादातर लोग सवाल पूछते समय इमोशन में होते हैं, जैसे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या मैं इतना कमजोर क्यों हूं। ऐसे सवाल दिमाग को नेगेटिव दिशा में ले जाते हैं। यहां बताया गया है कि बेहतर सवाल वो होते हैं जो सॉल्यूशन की तरफ ले जाएं, जैसे इस सिचुएशन में मैं क्या सीख सकता हूं या अगली बार बेहतर क्या किया जा सकता है। सवाल का एंगल बदलते ही सोच का पैटर्न बदलने लगता है। चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि अच्छा सवाल हमेशा कंट्रोल के अंदर होता है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, उन पर सवाल पूछना दिमाग को थका देता है, लेकिन जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, उन पर सवाल पूछने से दिमाग एक्टिव होता है। जैसे दूसरों के बिहेवियर पर फोकस करने की जगह अपने रिएक्शन पर सवाल करना। इससे सोच ज्यादा प्रैक्टिकल और रियल बनती है। एक आम गलत फहमी ये होती है कि ज्यादा सवाल पूछना मतलब कंफ्यूजन, जबकि सच ये है कि गलत तरह के सवाल कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। सही तरह के सवाल कंफ्यूजन कम करते हैं। ये चैप्टर साफ करता है कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सोच को गहराई देने का टूल है। फर्क सिर्फ इतना है कि सवाल किस इंटेंशन से पूछा जा रहा है। रियल लाइफ में इन आइडियाज का इस्तेमाल हर जगह होता है। काम में जब कोई गलती होती है तो सवाल अगर ये हो कि किसकी गलती थी, तो माहौल खराब होता है। लेकिन अगर सवाल ये हो कि प्रोसेस कहाँ कमजोर था, तो सॉल्यूशन निकलता है। रिश्तों में भी जब सवाल आरोप वाले होते हैं तो दूरी बढ़ती है। जब सवाल समझने वाले होते हैं तो क्लैरिटी आती है। ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि बेहतर सवाल पूछने की आदत धीरे धीरे बनती है। शुरू में दिमाग पुराने पैटर्न में ही जाएगा, लेकिन जैसे जैसे सवालों को ऑब्जेक्टिव और सॉल्यूशन बेस्ड बनाया जाता है, सोच ज्यादा शार्प, स्टेबल और क्लियर होती जाती है। दिमाग कम रिएक्ट करता है और ज्यादा सोचता है।
अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ देता है कि सोच को तेज बनाने के लिए ज्यादा जानकारी नहीं, बल्कि बेहतर सवाल चाहिए। जब सवाल सही होते हैं तो जवाब अपने आप सही दिशा में आने लगते हैं। यही आदत समय के साथ इंसान की सोच, फैसले और एक्शन तीनों को बेहतर बना देती है। आइए बात करते हैं चैप्टर 4, क्यों अच्छी नींद तेज दिमाग बनाती है। इसमें हम समझेंगे कि नींद और दिमाग के बीच असली रिश्ता क्या है और नींद कैसे सोचने, समझने और याद रखने की ताकत को बेहतर बनाती है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि नींद कोई आराम भर नहीं है, बल्कि दिमाग के लिए एक जरूरी प्रोसेस है। अक्सर नींद को टाइम वेस्ट समझ लिया जाता है, जैसे कम सोकर ज्यादा काम करना कोई समझदारी हो। लेकिन इस चैप्टर में साफ किया गया है कि नींद के दौरान दिमाग अंदर से बहुत एक्टिव रहता है। दिन भर जो भी सीखा, देखा और सुना गया होता है, नींद के समय दिमाग उसी को सही जगह पर सेट करता है। यहाँ एक मुख्य आइडिया ये है कि नींद दिमाग की सफाई करती है। पूरे दिन सोचते रहने से दिमाग में बहुत सारी बेकार और अधूरी जानकारी जमा हो जाती है। जब नींद पूरी होती है, तब दिमाग गैर जरूरी चीजों को हटाता है और जरूरी बातों को मजबूत करता है। इसी वजह से अच्छी नींद के बाद सोच साफ लगती है और फैसले लेने में आसानी होती है। चैप्टर ये भी समझाता है कि याददाश्त और नींद का गहरा कनेक्शन है। जो लोग ठीक से नहीं सोते, उन्हें चीजें याद रखने में दिक्कत आती है। पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाता है, ध्यान भटकता रहता है। इसके उलट जब नींद गहरी और पूरी होती है, तब दिमाग नई जानकारी को लंबे समय के लिए स्टोर कर पाता है। यही कारण है कि सीखने की स्पीड भी नींद से जुड़ी होती है। एक और जरूरी बात जो यहाँ बताई गई है वो है भावनाओं पर नींद का असर। नींद पूरी ना होने पर छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। चिड़चिड़ापन बढ़ता है और दिमाग जल्दी रिएक्ट करता है। अच्छी नींद दिमाग को शांत रखती है, जिससे इंसान चीजों को ज्यादा बैलेंस तरीके से देख पाता है। इसका सीधा असर रिलेशनशिप और काम करने के तरीके पर पड़ता है। इस चैप्टर में एक आम गलतफहमी को भी तोड़ा गया है कि वीकेंड पर ज्यादा सोकर नींद की कमी पूरी की जा सकती है। सच्चाई ये है कि नींद रोजाना की आदत है। अनियमित नींद से दिमाग कंफ्यूज रहता है और उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरती है। रोज लगभग एक जैसा सोने और जागने का समय दिमाग को स्टेबल बनाता है। रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है। सोने से पहले दिमाग को शांत करना, मोबाइल और स्क्रीन से थोड़ा दूर रहना और नींद को किसी काम की कुर्बानी ना बनाना। ये समझना जरूरी है कि अच्छी नींद लेने से समय नहीं जाता, बल्कि अगले दिन का समय ज्यादा बेहतर बनता है। इस चैप्टर का कुल मिलाकर यही मैसेज है कि तेज दिमाग का मतलब सिर्फ ज्यादा पढ़ना या सोचते रहना नहीं है। तेज दिमाग के लिए सही नींद उतनी ही जरूरी है जितनी सही जानकारी। जब नींद ठीक होती है, तब दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम करता है और जिंदगी ज्यादा क्लियर और कंट्रोल में महसूस होती है। आइए बात करते हैं चैप्टर 5, ब्रेन बॉडी कनेक्शन। इसमें हम समझेंगे कि दिमाग और शरीर एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं और कैसे एक का असर सीधे दूसरे पर पड़ता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है और शरीर सिर्फ काम करने का औजार नहीं है। दोनों मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। जब दिमाग में कुछ चलता है तो शरीर उसे महसूस करता है, और जब शरीर में कुछ बदलता है तो दिमाग उसकी जानकारी लेता है। यही दो तरफा रिश्ता ब्रेन बॉडी कनेक्शन कहलाता है। चैप्टर की शुरुआत इस समझ से होती है कि हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स और हमारे शरीर की हालत अलग अलग चीजें नहीं हैं। अगर दिमाग में लगातार टेंशन चल रही है तो शरीर में थकान, भारीपन या दर्द महसूस होना आम बात है। उसी तरह अगर शरीर ठीक से आराम नहीं कर पा रहा, नींद पूरी नहीं है या खाना सही नहीं है, तो दिमाग साफ नहीं सोच पाता। इसका मतलब यह है कि दिमाग और शरीर एक दूसरे की हालत को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। यहाँ एक अहम बात समझाई जाती है कि दिमाग शरीर के सिग्नल्स को हमेशा सुन रहा होता है। दिल की धड़कन, सांस की रफ्तार, मसल्स का टाइट या ढीला होना, ये सब दिमाग तक मैसेज भेजते हैं। दिमाग इन मैसेज को देखकर तय करता है कि माहौल सेफ है या नहीं। अगर शरीर लगातार टाइट है और सांस तेज है, तो दिमाग मान लेता है कि कुछ गड़बड़ है, भले ही असल में कोई खतरा ना हो। चैप्टर ये भी साफ करता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोच से सब ठीक हो जाएगा। ये एक आम गलतफहमी है। दिमाग को शांत करने के लिए शरीर का शांत होना भी जरूरी है। अगर शरीर स्ट्रेस में है, तो दिमाग को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश अक्सर काम नहीं करती। पहले शरीर को सिग्नल देना पड़ता है कि सब ठीक है,
तभी दिमाग रिलैक्स करता है। एक और ज़रूरी पॉइंट ये है कि मूवमेंट का दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना, कम चलना फिरना दिमाग को सुस्त बना सकता है। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या सिंपल फिजिकल एक्टिविटी से दिमाग में क्लैरिटी बढ़ती है। ये कोई मोटिवेशन की बात नहीं है, बल्कि बॉडी के नेचुरल सिस्टम का हिस्सा है। चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि सांस लेने का तरीका दिमाग की हालत बदल सकता है। जब सांस छोटी और तेज होती है तो दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है। जब सांस धीमी और गहरी होती है तो दिमाग को मैसेज मिलता है कि खतरा नहीं है। इसलिए सांस पर थोड़ा ध्यान देना बिना किसी एक्स्ट्रा टेक्निक के दिमाग और शरीर के कनेक्शन को बैलेंस कर सकता है। रियल लाइफ में ये कनेक्शन हर जगह दिखता है। जब कोई मुश्किल बातचीत से पहले पेट में हल्की घबराहट महसूस होती है तो वो दिमाग की चिंता का असर है। और जब शरीर थका हुआ होता है तब छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है। ये समझ आने पर यह साफ हो जाता है कि हर समस्या सिर्फ सोच की नहीं होती, कई बार शरीर की हालत भी वजह होती है। चैप्टर ये भी बताता है कि खुद को समझने का मतलब सिर्फ अपने विचारों को समझना नहीं है, बल्कि अपने शरीर के सिग्नल्स को पहचानना भी है। कब थकान हो रही है, कब ब्रेक चाहिए, कब मूवमेंट जरूरी है, ये सब समझना दिमागी बैलेंस के लिए अहम है। अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ के साथ खत्म होता है कि दिमाग और शरीर को अलग अलग ठीक करने की कोशिश अधूरी रहती है। जब दोनों को एक साथ देखा जाता है तभी असली सुधार आता है। छोटे छोटे बदलाव जैसे बेहतर नींद, हल्की एक्टिविटी और शरीर की सुनना दिमाग को अपने आप बेहतर दिशा में ले जाते हैं। यही ब्रेन बॉडी कनेक्शन की असली समझ है। आइए बात करते हैं चैप्टर 6 रिड्यूसिंग मेंटल नॉइज फॉर क्लियर थिंकिंग की। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि दिमाग के अंदर जो लगातार शोर चलता रहता है वो सोच को कैसे धुंधला बना देता है और उस शोर को कम करके सोच को साफ कैसे किया जा सकता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि इंसान का दिमाग हर समय किसी न किसी थॉट में उलझा रहता है। कभी पुरानी बातें घूमती रहती हैं, कभी भविष्य की चिंता चलती रहती है और कभी बिना किसी वजह के नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। यही सब मिलकर मेंटल नॉइज बनाते हैं। जब ये नॉइज ज्यादा हो जाता है तो सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। दिमाग थका हुआ सा लगता है और छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं। मुख्य आइडिया ये है कि क्लियर थिंकिंग अपने आप नहीं आती। इसके लिए पहले दिमाग में चल रहे बेकार और अनावश्यक शोर को पहचानना जरूरी होता है। हर थॉट जरूरी नहीं होता, लेकिन दिमाग उन्हें बराबर महत्व देता रहता है। ये चैप्टर समझाता है कि सोच और रियलिटी अलग अलग चीजें हैं। जो दिमाग में चल रहा है वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन हम अक्सर उसे सच मान लेते हैं। एक और जरूरी बात यह बताई गई है कि मेंटल नॉइज सिर्फ नेगेटिव थॉट्स से नहीं बनता। बहुत ज्यादा प्लानिंग, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश और हर वक्त प्रोडक्टिव रहने का दबाव भी दिमाग को भारी बना देता है। जब दिमाग को आराम नहीं मिलता तो सोच की क्वालिटी धीरे धीरे गिरने लगती है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि क्लियर थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि दिमाग बिल्कुल खाली हो जाए। असल में इसका मतलब है जरूरी थॉट्स और गैर जरूरी थॉट्स में फर्क कर पाना। जब ये फर्क साफ हो जाता है तो दिमाग अपने आप हल्का महसूस करने लगता है। फैसले ज्यादा सिंपल लगते हैं और कंफ्यूजन कम हो जाता है। अक्सर एक गलतफहमी ये होती है कि ज्यादा सोचने वाला इंसान ज्यादा समझदार होता है। ये चैप्टर इस सोच को गलत साबित करता है। ज्यादा सोचना और साफ सोचना एक जैसी चीजें नहीं है। कई बार कम लेकिन साफ सोच ज्यादा सही नतीजा देती है। जो लोग हर एंगल से सोचते रहते हैं वे कई बार एक्शन लेने में देर कर देते हैं। एक और आम गलतफहमी ये है कि मेंटल नॉइज को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। ये चैप्टर साफ करता है कि नॉइज को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे मैनेज करना सीखना जरूरी है। दिमाग का काम ही सोचना है, लेकिन हर थॉट के साथ बह जाना जरूरी नहीं होता। जब इंसान ये सीख लेता है कि किन थॉट्स पर ध्यान देना है और किन्हें जाने देना है, तब क्लियर थिंकिंग शुरू होती है। रियल लाइफ में ये आइडिया हर जगह लागू होता है। काम के फैसले हों, रिश्तों की बातें हों या खुद से जुड़े सवाल हों, मेंटल नॉइज अक्सर सही समझ में रुकावट बनता है। जब दिमाग शांत होता है तो छोटी बातें भी साफ दिखने लगती हैं, रिएक्शंस कम होते हैं और रिस्पॉन्सेज ज्यादा बैलेंस्ड हो जाते हैं। ये चैप्टर ये भी इशारा करता है कि क्लियर थिंकिंग कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। धीरे धीरे दिमाग को ये आदत सिखाई जाती है कि हर आवाज पर ध्यान ना दिया जाए। कुछ थॉट्स को बस पास होने देना भी एक स्किल है। अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ के साथ खत्म होता है कि जब मेंटल नॉइज कम होता है तो इंसान खुद को ज्यादा समझ पाता है। सोच हल्की हो जाती है,
फैसले सरल लगने लगते हैं और दिमाग ज्यादा स्थिर महसूस करता है। क्लियर थिंकिंग बाहर से नहीं आती, ये अंदर की अव्यवस्था को समझने और संभालने से धीरे धीरे बनती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 7, द हैबिट ऑफ डेली रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि रोज थोड़ी देर खुद पर और अपने दिन पर सोचने की आदत क्यों जरूरी होती है, और ये आदत धीरे धीरे दिमाग को कैसे साफ और संतुलित बनाती है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि डेली रिफ्लेक्शन कोई बड़ी या भारी प्रक्रिया नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि घंटों बैठकर जिंदगी का एनालिसिस किया जाए। यहां बात सिर्फ इतनी है कि दिन के अंत में या किसी शांत समय पर यह देखा जाए कि दिन कैसा गया, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और किस चीज से कुछ सीखने को मिला। ये आदत दिमाग को भागदौड़ से बाहर निकालकर थोड़ी क्लैरिटी देती है। मुख्य आइडिया यह है कि जब इंसान बिना सोचे समझे रोज एक ही तरह से रिएक्ट करता रहता है तो गलतियां रिपीट होती रहती हैं। डेली रिफ्लेक्शन उस ऑटोमेटिक मोड को तोड़ता है। जब कोई अपनी ही बिहेवियर, सोच और फैसलों को देखता है, तब यह साफ होता है कि असल में दिक्कत बाहर नहीं बल्कि अंदर की सोच में है। ये समझ धीरे धीरे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि रिफ्लेक्शन का मतलब खुद को जज करना नहीं है। बहुत लोग यही गलत समझ लेते हैं कि रोज सोचने का मतलब है खुद को दोष देना या नेगेटिव बातों में फंस जाना। असल में सही रिफ्लेक्शन न्यूट्रल होता है। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या हुआ और क्यों हुआ, बिना खुद को अच्छा या बुरा साबित किए। ये आइडिया इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिमाग वही चीज सीखता है जिस पर ध्यान दिया जाता है। अगर रोज की गलतियां और सही फैसले दोनों नोटिस ही नहीं किए गए तो दिमाग उन्हें पैटर्न की तरह स्टोर नहीं कर पाता। डेली रिफ्लेक्शन दिमाग को यह मौका देता है कि वो एक्सपीरियंस से सीख सके, सिर्फ उसे झेलने तक सीमित ना रहे। एक आम गलतफहमी यह भी होती है कि रिफ्लेक्शन सिर्फ इंटेलेक्चुअल या बहुत समझदार लोगों के लिए है। ये चैप्टर साफ करता है कि ये आदत हर किसी के लिए है, चाहे काम से जुड़ी बातें हों, रिश्तों की बातें हों या अपने इमोशंस की। रोज थोड़ा सा सोचना हर जगह काम आता है। इसमें किसी खास स्किल या नॉलेज की जरूरत नहीं होती। रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है, जैसे दिन के आखिर में ये सोचना कि आज किस बात पर ज्यादा स्ट्रेस हुआ, किस पल में शांति महसूस हुई या कौन सा फैसला बेहतर हो सकता था। ये सोच अगली बार उसी सिचुएशन में थोड़ा बेहतर रिएक्ट करने में मदद करती है। धीरे धीरे दिमाग खुद ही पैटर्न पकड़ने लगता है। इस चैप्टर का सार यही है कि डेली रिफ्लेक्शन कोई भारी आदत नहीं बल्कि दिमाग की सफाई जैसा है। जैसे शरीर को रोज साफ किया जाता है, वैसे ही सोच को भी रोज थोड़ा साफ करना जरूरी होता है। जब ये आदत बन जाती है तो फैसले ज्यादा सोच समझकर होने लगते हैं और जिंदगी कम कंफ्यूज महसूस होती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 8, इमोशनल कंट्रोल और मेंटल क्लैरिटी। इसमें यह समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान के इमोशंस उसकी सोच को कैसे प्रभावित करते हैं और साफ दिमाग कैसे बनाया जा सकता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि हमारे इमोशंस अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते, लेकिन जब वही इमोशंस बिना कंट्रोल के फैसलों को चलाने लगते हैं तब दिक्कत शुरू होती है। गुस्सा, डर, जलन, एक्साइटमेंट या उदासी, ये सब नेचुरल हैं। समस्या तब आती है जब इंसान इन इमोशंस को समझे बिना रिएक्ट करने लगता है। ऐसे में दिमाग क्लियर नहीं रहता और फैसले कमजोर हो जाते हैं। मुख्य आइडिया यह है कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें पहचानना, समझना और सही समय पर सही तरह से हैंडल करना। जब कोई सिचुएशन ट्रिगर करती है तब तुरंत बोल देना या एक्शन लेना आसान लगता है, लेकिन यही जल्दबाजी बाद में कंफ्यूजन और पछतावे का कारण बनती है। ये चैप्टर बताता है कि थोड़ी सी रुकावट यानी रिएक्शन से पहले एक छोटा सा पॉज दिमाग को दोबारा सोचने का मौका देता है। मेंटल क्लैरिटी का कॉन्सेप्ट यहां बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। जब दिमाग बहुत ज्यादा इमोशनल लोड में होता है तब सोच धुंधली हो जाती है। इंसान चीजों को वैसा नहीं देख पाता जैसी वो असल में है। क्लैरिटी तब आती है जब इमोशंस शांत होते हैं और ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग में कोई विचार नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि विचारों में अव्यवस्था नहीं होगी। एक आम गलतफहमी ये भी होती है कि मजबूत लोग इमोशंस फील नहीं करते। ये सोच गलत है। मजबूत लोग इमोशंस को फील करते हैं लेकिन उनके कंट्रोल में रहते हैं। दूसरी गलतफहमी ये है कि इमोशनल होना कमजोरी है। असल में बिना समझे इमोशनल रिएक्शन देना कमजोरी है, इमोशन फील करना नहीं। ये चैप्टर इसी फर्क को साफ करता है। रियल लाइफ में इसका असर हर जगह दिखता है। काम की जगह पर जब कोई आलोचना करता है तो गुस्से में जवाब देने से रिलेशन बिगड़ सकता है। अगर वही बात शांति से सुनी जाए और बाद में सोचा जाए तो वही सिचुएशन सीखने का मौका बन सकती है। रिश्तों में भी जब इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते तो छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं, लेकिन जब दिमाग क्लियर होता है तब इंसान सामने वाले की बात को बेहतर तरीके से समझ पाता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि इमोशनल कंट्रोल कोई एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है।
अपने ट्रिगर्स को पहचानना, अपने पैटर्न को देखना और बार बार खुद को ऑब्जर्व करना, यही इसकी बेसिक प्रक्रिया है। जैसे जैसे ये आदत बनती है, वैसे वैसे मेंटल क्लैरिटी नेचुरली बढ़ने लगती है। अंत में ये समझ आता है कि इमोशनल कंट्रोल और मेंटल क्लैरिटी किसी स्पेशल क्वालिटी का नाम नहीं है। ये एक स्किल है जो हर इंसान सीख सकता है। जब इमोशंस को समझकर हैंडल किया जाता है, तब फैसले बेहतर होते हैं, रिश्ते स्टेबल रहते हैं और दिमाग हल्का महसूस करता है। यही क्लैरिटी इंसान को ज्यादा बैलेंस्ड और अवेल बनाती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 9, फ्रॉम मेमोराइजेशन टू ट्रू अंडरस्टैंडिंग। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि सिर्फ याद करना और सच में समझना, इन दोनों में क्या फर्क होता है और क्यों असली सीख मेमोरी से आगे जाकर अंडरस्टैंडिंग में होती है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि ज्यादातर लोग सीखने को सिर्फ याद रखने से जोड़ देते हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई स्किल, आमतौर पर यह माना जाता है कि जो जितना ज्यादा याद कर लेता है वो उतना ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन यहां यह साफ किया जाता है कि मेमोराइजेशन सिर्फ जानकारी को दिमाग में स्टोर करना है, जबकि अंडरस्टैंडिंग उस जानकारी को सही तरीके से समझना और सही समय पर इस्तेमाल करना है। याद की हुई चीज जल्दी भूल भी सकती है, लेकिन जो बात समझ में आ जाती है वो लंबे समय तक साथ रहती है। चैप्टर में यह भी समझाया जाता है कि मेमोराइजेशन अक्सर डर या प्रेशर से आता है। एग्जाम का डर, जज होने का डर या गलती करने का डर लोगों को रट्टा मारने की तरफ ले जाता है। ऐसे में दिमाग सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल पर काम करता है। इसके उलट ट्रू अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब इंसान सवाल पूछता है, कनेक्शंस बनाता है और ये जानने की कोशिश करता है कि कोई चीज ऐसे क्यों काम करती है। यहां सीखने की स्पीड कम लग सकती है, लेकिन गहराई ज्यादा होती है। इस चैप्टर में ये बात भी सामने आती है कि बहुत लोग ये गलत समझते हैं कि समझने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए वो अनप्रैक्टिकल है। असल में ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब कोई चीज ठीक से समझ में आ जाती है, तो आगे चलकर उसे दोबारा पढ़ने या याद करने की जरूरत कम पड़ती है। यानी शुरुआत में जो टाइम लगता है वो बाद में बहुत सारा टाइम बचा देता है। रियल लाइफ में इसका असर बहुत साफ दिखता है। जो लोग सिर्फ फॉर्मूला याद करते हैं वो नए सिचुएशन में अटक जाते हैं, लेकिन जो लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं वो बिना घबराए नई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। चाहे पैसा मैनेज करना हो, लोगों को समझना हो या कोई नई स्किल सीखनी हो, हर जगह अंडरस्टैंडिंग ज्यादा काम आती है। मेमोरी सिर्फ तब तक साथ देती है जब तक सवाल वही रहता है। सवाल बदलते ही असली ताकत समझ में होती है। चैप्टर ये भी बताता है कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट आना चाहिए। इसका मतलब है चीजों की बेसिक क्लैरिटी होना, ये जानना कि क्या जरूरी है, क्या कम जरूरी है और कहाँ फ्लेक्सिबल होना है। जब दिमाग ये सीख लेता है, तब सीखना बोझ नहीं रहता, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। अंत में ये चैप्टर एक शांत सोच की तरफ ले जाता है। सीखने का असली मकसद सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं, बल्कि सोचने का तरीका बेहतर बनाना है। जब इंसान मेमोराइजेशन से आगे बढ़कर अंडरस्टैंडिंग को अपनाता है, तब नॉलेज डर नहीं देती, बल्कि कॉन्फिडेंस देती है। यही बदलाव धीरे धीरे इंसान को ज्यादा क्लियर, ज्यादा स्टेबल और ज्यादा समझदार बनाता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 10, द रोल ऑफ साइलेंस इन मेंटल शार्पनेस। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि साइलेंस दिमाग को कैसे तेज करता है, सोच को कैसे साफ बनाता है और क्यों हर समय बोलते रहना या नॉइज में रहना दिमाग के लिए सही नहीं होता। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि साइलेंस कोई खालीपन नहीं है, बल्कि एक एक्टिव मेंटल स्टेट है। आमतौर पर साइलेंस को लोग नेगेटिव तरीके से देखते हैं, जैसे कुछ गलत हो गया है या कुछ कहने को नहीं बचा। लेकिन यहां समझाया गया है कि साइलेंस असल में दिमाग को रीसेट करने का समय देता है। जब बाहर की आवाजें कम होती हैं, तब अंदर की सोच साफ सुनाई देने लगती है। मुख्य आइडिया यह है कि दिमाग लगातार इनपुट लेता रहता है। बातें, मोबाइल नोटिफिकेशन, वीडियो, म्यूजिक और लोगों की आवाजें, ये सब मिलकर दिमाग को ओवरलोड कर देती हैं। जब दिमाग को हर पल कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, तब उसकी शार्पनेस धीरे धीरे कम होने लगती है। साइलेंस उस ओवरलोड को कम करता है और दिमाग को रिकवर करने का मौका देता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि साइलेंस में दिमाग ज्यादा क्लियर सोचता है। जब कोई बाहरी डिस्टर्बेंस नहीं होती, तब दिमाग अपने आप इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट बातों में फर्क करने लगता है। डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है क्योंकि सोच में जल्दबाजी नहीं रहती। साइलेंस में बैठकर लिया गया फैसला अक्सर ज्यादा बैलेंस्ड और लॉजिकल होता है। यह आइडिया इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज की लाइफ में साइलेंस बहुत कम हो गया है। हर जगह नॉइज है, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल। इस लगातार शोर में रहने से दिमाग थक जाता है, लेकिन लोग उसे थकान नहीं, बल्कि बोरियत समझते हैं। इस चैप्टर में साफ किया गया है कि बोरियत और मेंटल थकान अलग चीजें हैं।
साइलेंस बोरिंग नहीं होता, बल्कि हीलिंग होता है। एक आम गलतफहमी ये है कि साइलेंस मतलब इनएक्टिव होना या कुछ ना करना। कई लोग सोचते हैं कि अगर वो चुप है तो वो प्रोडक्टिव नहीं है। लेकिन यहां समझाया गया है कि साइलेंस के दौरान दिमाग अंदर ही अंदर काम कर रहा होता है। आइडियाज कनेक्ट होते हैं, यादें सेट होती हैं और सोच को गहराई मिलती है। ये प्रोसेस बाहर से दिखता नहीं, लेकिन इसका असर बहुत स्ट्रांग होता है। रियल लाइफ में ये कैसे अप्लाई होता है, इसे भी आसान तरीके से समझाया गया है। जैसे दिन में कुछ समय बिना मोबाइल के बैठना, किसी काम के बीच थोड़ी देर चुप रहना या किसी बात पर तुरंत रिएक्ट करने से पहले साइलेंस लेना। ये छोटे छोटे मोमेंट्स दिमाग को शार्प रखते हैं। खासकर गुस्से या कंफ्यूजन के टाइम पर साइलेंस दिमाग को कंट्रोल में लाता है। यह भी बताया गया है कि साइलेंस सोशल सिचुएशंस में कमजोरी नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ हो सकता है। हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर सुनना और समझना ज्यादा असरदार होता है। इससे सोचने का टाइम मिलता है और बेकार की बातें अपने आप कम हो जाती हैं। चैप्टर के आखिर में यह समझ आता है कि साइलेंस कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, बल्कि एक नेचुरल मेंटल टूल है जिसे हम भूल चुके हैं। जब साइलेंस को सही तरीके से अपनाया जाता है, तब दिमाग ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा शार्प बनता है। साइलेंस से भागने के बजाय अगर उसे स्पेस दिया जाए, तो मेंटल क्लैरिटी अपने आप बेहतर होने लगती है। आइए बात करते हैं कंक्लूजन की। इसमें अब तक समझी गई सारी बातों का एक साफ और आसान सार सामने आता है, ताकि पूरी किताब की सोच एक जगह जुड़ सके और चीजें ज्यादा क्लियर हो सकें। ये चैप्टर इस बारे में है कि दिमाग को तेज बनाने, सोच को साफ रखने और सही फैसले लेने की जो बातें पहले चैप्टर्स में समझाई गई थीं, वे असल में एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। यहां कोई नई टेक्निक या नया रूल नहीं जोड़ा जाता, बल्कि पहले से सीखी गई चीजों को एक बड़े पिक्चर में रखा जाता है। मकसद ये समझना होता है कि दिमाग को शार्प करना किसी एक आदत या एक दिन का काम नहीं है, बल्कि रोज की छोटी छोटी सोच और आदतों का नतीजा है। मुख्य आइडिया यह है कि दिमाग की ताकत बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर की क्लैरिटी से बनती है। जब इंसान अपनी सोच, ध्यान और फैसलों को समझने लगता है, तब दिमाग अपने आप ज्यादा तेज और स्टेबल हो जाता है। किताब ये साफ करती है कि सिर्फ ज्यादा जानकारी लेना ही ब्रेन को शार्प नहीं बनाता, बल्कि सही जानकारी को सही समय पर सही तरह से इस्तेमाल करना जरूरी है। यही वजह है कि फोकस, सेल्फ कंट्रोल और लॉन्ग टर्म सोच को बार बार अहम बताया गया है। यह आइडिया इसलिए मायने रखता है क्योंकि ज्यादातर लोग दिमाग को तेज करने का मतलब जल्दी जवाब देना या हर सवाल का जवाब जानना समझ लेते हैं। असल में तेज दिमाग वो होता है जो बिना घबराए सोच सके, जरूरी और गैर जरूरी में फर्क कर सके और इमोशंस के दबाव में गलत फैसला ना ले। ये चैप्टर याद दिलाता है कि शांत दिमाग अक्सर सबसे सही और स्ट्रॉन्ग दिमाग होता है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि ब्रेन शार्पनेस जन्म से तय होती है। ये चैप्टर इस सोच को धीरे से तोड़ता है और दिखाता है कि दिमाग की क्वालिटी आदतों से बनती है। जो लोग सीखने के लिए खुले रहते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं और खुद पर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उनका दिमाग समय के साथ ज्यादा क्लियर और मैच्योर बनता है। यहां यह भी साफ किया जाता है कि हर समय मोटिवेटेड रहना जरूरी नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट रहना ज्यादा जरूरी है। रियल लाइफ में इन बातों का मतलब बहुत प्रैक्टिकल है। जब कोई इंसान फैसले लेते समय जल्दबाजी कम करता है, हर बात पर रिएक्ट करने की जगह सोचने की आदत बनाता है और अपने दिमाग को ओवरलोड होने से बचाता है, तब उसकी परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर हो जाती है। चाहे काम हो, पढ़ाई हो या रिश्ते, क्लियर दिमाग हर जगह काम आता है। ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि साइलेंस, ब्रेक और अकेले में सोचने का टाइम दिमाग के लिए उतना ही जरूरी है जितना एक्टिव रहना। अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ के साथ खत्म होता है कि ब्रेन को शार्प बनाना कोई रेस नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे मजबूत होता है। जब इंसान अपनी सोच की जिम्मेदारी लेता है और खुद को समझने लगता है, तब दिमाग सिर्फ तेज नहीं, बल्कि बैलेंस्ड भी बनता है। यही इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख है। अगर यहां बताई गई बातें सोचने पर मजबूर करती हैं, अगर कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो कि ये बातें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, तो यही इस ऑडियो बुक का असली मकसद था। किताबों की सीख तभी काम आती है जब वो हमें रुककर सोचने और खुद को बेहतर समझने का मौका दे। इस पूरी समरी को सुनने और समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि ये सफर सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सोच और काम करने के तरीके में भी थोड़ा सा बदलाव लाएगा।
अगर ऐसी और किताबों की आसान, साफ और गहराई वाली ऑडियो बुक समरी सुनना अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आगे भी ऐसी ही किताबों को सरल भाषा में, इंसानी अंदाज में आपके लिए लाया जाता रहेगा।